तो चलिए आज की क्लास को आप लोग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग धातु और अधातु मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग जानेंगे और पूरा बेसिक से हम सिखा रहे हैं आप सभी लोग को। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे या जो भी चैप्टर में आ जाता होगा, जो भी क्लास के स्टूडेंट के लिए, उनके लिए प्रॉपर बहुत ही बेहतर तरीका से ये बताने की कोशिश। तो हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या पहला टॉपिक आता है ये हम लोग जान लेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास क्या आएगा। तो अब तक जो है कुल मिला के 114 है ना, 114 तत्व हमें ज्ञात है। अभी कुछ संशोधन हो गया जिसकी वजह से 118 हो गया। कभी कोनो बुक में जो है 122 भी आपको नजर आ जाएगा, जिसमें से 92 को जो आपका क्या है धातु है। धातु कहने का मतलब मेटल हो गया और 22 को जो हो गया भाई अधातु हो गया, समझ गए। और इसमें जो होगा उपधातु की संख्या कितने हो गए, तो उपधातु की संख्या हो गया 7। तो याद रखना चाहिए आपके पास तत्वों की संख्या कितने होंगे, 114 होंगे, जिसमें से आपके पास धातु होगा 92 को और धातु कितने होंगे तो 22 को हो गया और उपधातु कितने होंगे तो 7 होंगे। और दूसरी बात आपके पास धातु मेटल का परिभाषा क्या आएगा, तो वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करता है और आघातवर्ध तथा तन्य होता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, समझ गए ना। आघातवर्ध जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक तो होगा ही, चालन करने का मतलब सुचालक, और आघातवर्ध और तन्य भी होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे तो धातु कहेंगे। आप ऐसे भी परिभाषा कर सकते हो, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का है ना त्याग कर क्या बनाएगा, धनायन बनाता है। धनायन कहने का मतलब प्लस बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे धातु कहेंगे। और हमारे पास धातु का कुछ एग्जाम्पल भी आ जाता है। तो धातु का जो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आता है जिसमें हम देख रहे होंगे आयरन। आयरन कहने का मतलब लोहा। लोहा क्या है, धातु है जिसका सूत्र होता है Fe। उसके बाद सोडियम। सोडियम का सूत्र क्या होता है Na। कॉपर। कॉपर का सूत्र क्या होता है Cu। तो ये सब आपके पास क्या है, तो ये सब आपके पास धातु है। आगे हम लोग देखते चलेंगे और आगे सीखते हुए चलेंगे। अब हमारे पास जो आता है धातु के भौतिक गुणधर्म। तो धातु के हम लोग पहले भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे और अच्छे से जानेंगे कि हमारे पास धातु के भौतिक गुणधर्म क्या सब है। तो धातु के जो हमारे पास भौतिक गुणधर्म क्या क्या आ सकता है और क्या क्या रहेगा। तो पहला जो है धातु चमकीला होता है। धातु क्या होता है, चमकीला होता है। धातु ठोस होता है। धातु क्या होता है भाई, ठोस होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, धातु क्या होता है, चमकीला होता है। धातु क्या होता है, ठोस होता है। तीसरा बात, धातु आघातवर्ध तथा क्या होता है, तन्य होता है। आघातवर्ध और तन्य होता है धातु। धातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। धातु का क्वथनांक और गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। धातु अपारदर्शक होगा, मतलब धातु से आर पार नहीं दिखाई देगा, मतलब अपारदर्शक होगा। धातु की आपेक्षिक घनत्व जो होगा अधिक होता है। अपवाद में वो ले सकते सोडियम और पोटेशियम, मतलब के ले सकते, दो को आपके पास अपवाद में आ जाएगा। धातु विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। धातु ध्वनिक उत्पन्न करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। धातु क्या करता है, ध्वनि मतलब साउंड को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये सारा चीज क्या आप सभी लोगों को एक ही वीडियो में दिया जा रहा है और बहुत ही बेहतर तरीका से बारीकी से आप सभी लोगों को समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझाया जा रहा है, पूरा आप सिर्फ ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास क्या चीज था और क्या चीज हमको पढ़ना चाहिए प्रॉपर। आगे आपके पास देख रहे होंगे, आगे आपके पास कुछ नोट पॉइंटेड है। धातु के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, थंब लगा हुआ रहेगा जाएगा। हाँ, तो आपके पास जब भी कोई में लगा हुआ रहेगा थंब, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए पहचानने का। धातु को पहचानने का सिंपल तरीका है कि थंब लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, धातु होगा। जैसे एल्युमिनियम, यम भी रहता है ना, यम, थंब नहीं है भाई, यम है। तो थंब जब यम जैसी लगा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, चांदी हो गया, ये सब आपके पास क्या है,
चांदी का रंग क्या होता है, सफेद होता है। ये सारे चीज का यहाँ पे जो जो टर्म आपके पास दिख रहे होंगे, क्या क्या चीज का जो होगा रंग सफेद होगा। तो एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम का सूत्र होता है Ag, जिंक का Zn होगा, मैग्नीशियम का Mg होगा, चांदी का Ag होगा, और इस सब का रंग कैसा होगा, सभी का रंग क्या होगा, सफेद होगा। MCQ क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है। सोना, सोना का सूत्र होता है Au, और इसका रंग जो होता है कैसा होता है, इसका रंग होगा पीला। बाकी आपको इस चीज का बताया गया है किसका रंग क्या होगा, तो सफेद होगा, सफेद होगा। और ये आगे देखते चलिए, सीखते चलिए, क्योंकि सीखना ज्यादा ही जरूरी है आपके लिए, बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश। तांबा का रंग क्या होता है, तांबा का रंग जो होता है लाल भूरा होता है। तांबा का रंग कैसा होगा, तो लाल भूरा होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि तांबा का कलर कैसा होगा। उसके बाद पारा, पारा का दूसरा नाम होता है मरकरी, और पारा का सिंबल कह दे सर Hg होता है, Hg होता है पारा का सिंबल। कमरे के ताप पर वो क्या हो जाएगा भाई, द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो कमरे के ताप पे ही क्या हो जाएगा, पारा द्रव अवस्था में पाया जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम है, यह इतने मुलायम होते हैं कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास इसमें से कोई भी आ जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, मुलायम धातु होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, और यह लिथियम सबसे हल्की धातु होता है। तो सबसे हल्का धातु कौन होगा, याद रखिएगा लिथियम, और सबसे भारी धातु कौन होगा, तो होगा यूरेनियम। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धी होता है। सोना और चांदी सबसे क्या होता है, अधिक आघातवर्धी होता है। सोना को पीट कर आप 0.004 मिली पतली चादर बना सकते हैं इसका। अगला आपके पास आता है सोना एवं चांदी सबसे अधिक तन्य होता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर मतलब लंबा तार बना सकते हैं। तो समझ सकते हैं 1 ग्राम हमारे पास जो सोना रहेगा उससे हम 2 किलोमीटर जो है लंबा क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। आगे आपके पास जो आएगा टॉपिक, चलिए तो आगे हम लोग देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। आगे हमारे पास आता है चांदी और है ना कॉपर, उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। तो उष्मा के सबसे अच्छे चालक बार बार पूछा जाता है, तो क्या होगा, चांदी और कॉपर जो होगा उष्मा के अच्छे चालक होगा। लेड जिसको सीसा कहा जाता है, एवं मरकरी जिसको पारा कहा जाता है, उष्मा के सबसे कम क्या होंगे, चालक होंगे, सबसे कम चालक। आप सभी लोगों को इसका PDF भी अवेलेबल मिल जाएगा। सारा चीज आपको समझना ज्यादा ही जरूरी है। उसके बाद हम है ना धारों में जो विद्युत तार का प्रयोग करते हैं घरों में, है ना, घरों होना चाहिए भाई, घरों में जो विद्युत तार का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर पे है ना पॉलीवाइनिल क्लोराइड मतलब PVC अथवा रबर की परत चढ़ी हुई रहती है, इसलिए करंट आपको नहीं लगता। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करता है उसे क्या कहता है, धान्विक कहते हैं, मतलब है ना। तो याद रखिएगा जो आवाज करेगा वो। अब आता है हमारे पास धातु के क्या चीज आएगा, धातु के अब हमारे पास जो आएगा वो आएगा रासायनिक गुणधर्म। धातु के क्या आ जाएगा, रासायनिक गुणधर्म। और पहला देखिए धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है, आप सभी लोग जानिएगा। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर है ना धातु ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन जस्ट देखिएगा Mg क्या है, Mg एक धातु है, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम को जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब MgO बन जाएगा। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाएगा, धनायन बनाता है। तो धातु जैसे के कहने का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम क्या होगा, प्लस जैसी चार्ज लगा मतलब क्या होगा, धनायन बनाएगा। जब धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, जब धातु की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो धात्विक ऑक्साइड तथा H2 गैस बनाता है। तो देखिए यहाँ पे Ca क्या हो गया, धातु उसको जल के साथ है ना H2O जल हो गया, इसके साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड
प्लस क्या बन गया H2 क्या बन गया गैस बन गया। ऊपर का सिंबल दिया हुआ है तीर, इसका मतलब समझिए कि गैस क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, उसमें क्या होगा भाई हाइड्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, इसीलिए इस चीज को दिया जाता है सिंबल। आगे आपके पास जो आता है अगला चौथा, देखिए इसका क्या कहता है गुणधर्म में, कहता है जब धातु की अभिक्रिया क्लोरीन सी है ना L2 के साथ कराते हैं तो क्लोराइड बनाता है। जैसे Na+Cl2 बनाते हैं तो NaCl2 बन जाता है। ये आपके पास रिएक्शन है। धातु अपचायक है, धातु जल विलयन में धनायन बनाती है, धातु धनात्मक आवेश प्रकृति वाली होती है, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे ही धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा, मतलब कोई भी एसिड के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो उससे क्या होगा हाइड्रोजन गैस जो होगा वो उत्पन्न होगा, प्रॉपर अच्छी तरीका से उत्पन्न होगा। तो ये हमारे पास खत्म हो गया धातु की बात। अब हमारे पास आता है अधातु, और अधातु के बारे में हम लोग जानेंगे पहले। तो अधातु का डिफिनेशन जानते हैं क्या है हमारे पास। अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल कहा जाता है। भाई अधातु वैसा तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का क्या करता है चालन नहीं करता, न ही आघातवर्धक और न ही क्या होगा तन्य होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे तो अधातु कहेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे अधातु कहेंगे। जैसे कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, ये सब क्या है, ये सब आपके पास अधातु के क्या है तो अधातु के एग्जाम्पल है। आगे आपके पास आ जाता है अधातु के, हम लोग जानेंगे क्या चीज तो भौतिक गुण को पहले देखेंगे, उसके बाद रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। अधातु चमकीला नहीं होता है, अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट को ले लीजिएगा। तो ग्रेफाइट तो नहीं आता है बार बार एग्जाम्पल में, मगर आपके साथ एग्जाम में जो होगा आयोडीन। आयोडीन क्या है तो आयोडीन अधातु है, लेकिन जो होता है वो चमकीला आपको देखने में मिलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कौन सा जो होगा चमकीला होगा अधातु तो आयोडीन रहेगा। यह भंगुर होता है, भंगुर का मतलब चूर-चूर हो जाएगा। यह विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, अपवाद में ले सकते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहने का मतलब पेंसिल, उससे करंट जो होगा वो प्रभावित होते रहते थे, इसलिए यह अपवाद में है। यह ठोस है ना वो गैस होता है अपवाद में ब्रोमीन को छोड़ के। उसके बाद धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होगा निम्न होगा, ये आपके पास प्रॉपर था। नोट पॉइंट क्या है 22 अधातु तत्वों में से 10 वो है ठोस है ना, और एक द्रव अवस्था में 11 क्या रहेगा गैस अवस्था में रहेगा। इस चीज को भी आप नॉलेज इकट्ठा कर लीजिएगा। अधातु क्या हमारे पास जो आता है भाई, अब हमारे पास अधातु के रासायनिक गुणधर्म आएगा। अधातु का रासायनिक गुण में धर्म में हमारे पास क्या आता है, अधातु है ना विद्युत ऋणात्मक होता है पहला, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये दूसरा आपके पास आ गया इसका रासायनिक गुणधर्म। तीसरा आपके पास आता है, और अच्छे से आप लोग सीखिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो लगेगा आप सभी लोगों का, मगर इसमें हम प्रॉपर बता रहे हैं। अधातु अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाता है, अधातु ऑक्सीकरण होता है, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपके पास था। अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो ये था आपके पास अधातु के क्या चीज तो रासायनिक गुणधर्म था। उसके बाद आता है आपके पास क्या चीज उपधातु आता है। तो उपधातु को भी हम लोग जान लेते हैं कि उपधातु हमारे पास है क्या। उपधातु को वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाया जाएगा उसको ही क्या कहा जाएगा उपधातु कहा जाएगा। उपधातु किसको कहा जाएगा, वैसा है ना पदार्थ या तत्व कहे जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म पाया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे उपधातु कहेंगे। आगे हमारे पास जो VBR इसमें ब्रोन है ना, ब्रोन लीजिए, सिलिकॉन ले लीजिए, ये आपके पास एग्जांपल आ गया। ये क्वेश्चन आपका ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए सर ट्रिपल स्टार का मतलब ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 99% जो चांसेस है बना हुआ ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का। तो इसमें हमारे पास जो आता है आघातवर्धक, वैसा तत्व है ना जिसे पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, वैसा तत्व जिसे पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है उसी को आघातवर्धक कहेंगे, और पीट कर पतली तार बना सकते हैं उसी को हम लोग
तन्ने कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वैसा धातु जिसे पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है उसे क्या कहा जाएगा, उसे अघातवर्धे कहा जाएगा। वैसा धातु जिसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है उसे क्या कहेंगे, तन्ने कहेंगे। तो याद रखिएगा, पीट कर चादर बनाएंगे अघातवर्धे, और खींच के हम लोग क्या करेंगे, तार बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, तन्ने कहलाएगा। आगे आपके पास क्वेश्चन आता है, ये भी बड़ा खतरनाक सब क्वेश्चन है, और इस सब क्वेश्चन को समझना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए एग्जाम जरूरी है। सोडियम को केरोसिन तेल में, है ना, जिसको मिट्टी तेल कहा जाता है, में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सोडियम, है ना, सामान्य ताप पर, है ना, नम एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया तेजी से करता है और सोडियम ऑक्साइड बना देता है। जैसे Na को जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराता है तो Na2O बन जाता है। सोडियम केरोसिन तेल में न तो, है ना, घुलता है और न ही क्या होता है, अभिक्रिया करता है, इसलिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और जल के साथ क्या होता है, तेजी से अभिक्रिया करता है। इसलिए सोडियम को जैसे जल में फेंक दीजिएगा, फटाक से ब्राम से करेगा, आवाज उत्पन्न होगा, जस्ट लगेगा बम जो है ब्लास्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी एक बार पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक, है ना, धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं तथा ये आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से काफी मजबूती से बंधे रहते हैं। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। एक बार हम और फिर से जो है इसको पढ़ के सुना देते हैं। आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं तथा ये आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से काफी मजबूती से बंधे रहते हैं। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। तो इस क्वेश्चन का कोई बड़ा सा था नहीं आंसर, छोटा सा आंसर ये आपके पास क्वेश्चन आंसर। जिंक आयरन जो होगा द्वितीय सल्फेट के विलयन से आयन को विस्थापित कर देता है, इसलिए ZnFeSO4, तो क्या होगा, Zn को एक दूसरे को विस्थापित करेगा, तो इसलिए जो हो गया विस्थापित होने के बाद ये आपके पास रिएक्शन प्रॉपर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगला आता है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन पूछ चुका है। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते उसे ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे Al2O3 ZnO आ जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। आगे देख लीजिए भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, उसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाना है। Na2O को आप कैसे लिख सकते हैं, Na+, उसको इलेक्ट्रॉन का गलन होगा, है ना, O को आप ऐसे लिख सकते हैं जिसमें टूट जाएगा। Na जो होगा 11 होता है इसका, तो 2, है ना, 8 1 आ जाएगा। और बाकी फिर जो होगा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जा रहा है, तो 2 8 बच जाएगा। फिर क्या हो रहा है भाई, 2 का हो रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो 2 6 हो जाएगा। इसमें तो ऑक्सीजन का मालूम होना चाहिए कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये कोई बड़ी इशू नहीं था क्वेश्चन में। आगे देखिए आपके पास आ जाता है क्या चीज। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही टफ और बेहतर क्वेश्चन है, इसलिए इस चीज को क्वेश्चन को जानना उतना ही जरूरी है जितना आपके पास एग्जाम जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन में देखिएगा, खनिज। खनिज किसको कहा जाता है, ट्रिपल स्टार, मतलब क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की, है ना, भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। अयस्क वैसा खनिज जिससे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। अयस्क मुख्य 4 प्रकार के होगा और इसमें हम लोग प्रॉपर जानेंगे। उससे पहले हम एक बार और खनिज का बताते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। अयस्क वैसा खनिज जिससे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहा जाता है। अब अयस्क के मुख्य 4 प्रकार जो होते हैं हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं।
मुख्य 4 गो प्रकार जो है हमारे पास क्या क्या है। तो पहला प्रकार आप देख रहे होंगे, आप सभी लोग देख रहे होंगे, क्या है पहला, ऑक्साइड अयस्क है। इसमें हेमाटाइट आ जाता है, Fe2O3 एक साथ आता है, बॉक्साइड आ जाता है, Al2 है ना, O3 इंटू में 2H2O, ये आपका एग्जांपल हो गया। इसमें सल्फाइड अयस्क का कॉपर ग्लास आ जाएगा, Cu2S, सिनेवार Hgs आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, जिंक ब्लेड ZnS आ जाएगा। कार्बोनेट अयस्क में क्या आ जाएगा, चूना है ना, प्रस्त आ जाएगा, चूना पत्थर, कहिए चूना पत्थर, ये आ जाएगा चूना पत्थर, CaCO3। केलेमाइड आ जाएगा, ZnCO3 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो आता है हेलाइड अयस्क, रॉक है ना, साल्ट आ जाएगा, NaCl, और प्लोस है ना, P है ना, CaF2, ये आपका एग्जाम्पल प्रॉपर आ जाएगा। अगला आप देखिए, भूप्रपट्टी की सबसे ऊपरी परत को ही है ना, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को ही भूप्रपट्टी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिए, भूप्रपट्टी आपको मालूम होना चाहिए, छोटा सा चीज है, भूप्रपट्टी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूप्रपट्टी कहा जाता है। भूप्रपट्टी में एल्युमिनियम जो होगा 7% होगा, Fe 4%, Ca जो होगा 3% होगा, Na 2.5%, K जो होगा 2.5% होगा, और Mg 2% होगा, टाइटेनियम 0.6% होगा। ये सारी चीज की भी जानकारी थोड़ा सा आपको रहना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीका का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला आपके पास जो क्वेश्चन आता है उस चीज को हम लोग समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन अगला क्या आता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है सर कि आपके पास लिखा हुआ है खनिज एवं अयस्क में अंतर, जिसमें हम लोग पहले खनिज को जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्या चीज को जानेंगे, अयस्क को जानेंगे। 1 घंटा या आधा घंटा का वीडियो रहेगा, कोई बड़ा सा वीडियो नहीं रहेगा। आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, 1 शॉर्ट वीडियो में आपका पूरा कंप्लीटेड हो जाएगा। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को ही क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा समान नहीं होता है। खनिजों में कुछ अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती है। सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो यह हमारे पास खनिज के बारे में जानकारी था। जब खनिज हो गया तो हम लोग देख लेते हैं अयस्क। अब अयस्क क्या है भाई, अयस्क को देख लेते हैं। अयस्क हमारे पास सर ये है कि अयस्क को हम कह सकते हैं सर क्या, वैसा खनिज जिससे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहा जाता है। अयस्क का पहले ही परिभाषा बता दिए, सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। अयस्कों में अशुद्धियां नहीं के बराबर होता है। सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। सभी अयस्क क्या होगा, खनिज होगा। अब देखिए अगला जो आपके पास टॉपिक आता है वो आपके पास क्या आता है। अगला जो आपके पास आ रहा है प्रॉपर, वो क्या चीज है, उस चीज को समझ लेना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं अगला हमारे पास क्या चीज आता है। तो कहता है अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, धातुकर्म। धातुकर्म का परिभाषा आपको याद होना चाहिए। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, धातुकर्म कहा जाएगा। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण जो होगा निम्नलिखित चरणों में हो सकता है। पहला अयस्क का सांद्रण, पहला क्या आ जाएगा, अयस्क का सांद्रण आएगा। और दूसरा देखिए, दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, तो दूसरा आप कह सकते हैं सर क्या चीज, तो सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु के ऑक्साइड से है ना धातु का निष्कर्षण, धातु का शुद्धिकरण या परिष्करण कहिए, ये आपके पास आ जाएगा। गैंग या मैट्रिक्स या अधात्रिक किसको कहा जाएगा, तो खनिज में उपस्थित अशुद्धि को ही क्या कहा जाएगा, गैंग कहा जाएगा। छोटे छोटे बालू जो टुकड़ा रहेगा उसी को कहा जाएगा। तो अयस्क में मिली अशुद्धि को ही क्या कहा जाएगा, गैंग कहा जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण जान लीजिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को है ना दूर करने या अवांछित, अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्क का क्या कहलाएगा, सांद्रण आपके पास कहलाएगा। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित चरणों द्वारा कर सकते हैं। तो इसको पहले अयस्क का सांद्रण करिएगा, उच्च अभिक्रिया धातु द्वारा, मध्य अभिक्रिया द्वारा, निम्न अभिक्रिया द्वारा। उच्च अभिक्रिया धातु गलित यौगिक विद्युत अपघटन जो आ जाएगा, ये आपके पास डायग्राम के द्वारा इसको हम आप सभी लोग के लिए
अवेलेबल कर देंगे। इस तरीका से आज का सेशन में जो है आप सभी लोग को 25 मिनट भी नहीं हुआ है और आपका धातु और अधातु चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो चुका है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट डे आएंगे तो और नए चैप्टर को लेके आएंगे। वन शॉट वीडियो रहेगा, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। लाइव सेशन भी चलते रहता है, लाइव सेशन में से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।